हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका टॉप 200 एमसीक्यूज की मैराथन जो है वो चल रही है और हर सेशन यानी हर जो सेशन आएगा उसमें आपको 20 एमसीक्यूज यूनिट वाइज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी जो यूनिट है आज की वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप बोल सकते हो। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं ऑलरेडी पहले भी यूनिट वाइज जो है टॉप 200 एमसीक्यूज में हर 20 क्वेश्चंस हर यूनिट से मैं करा चुकी हूँ, आप देख सकते हो। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बाकी आपको मिक्स्ड एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। पहले ये 200 एमसीक्यूज के सेशंस खत्म हो जाए उसके बाद आपको मिक्स्ड एमसीक्यूज के मैराथन में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द पर्सनैलिटी टाइप से ये क्वेश्चन है और आपको उसके ऑक्यूपेशन से मैच करना है। यानी ये कौन से पर्सनैलिटी टाइप है? सबसे पहले हॉलैंड के आपको पर्सनैलिटी टाइप 6 पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। वहां से ये क्वेश्चन है। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, हमने तो पढ़ा नहीं। ठीक है, ये एक मॉडल से क्वेश्चन है। हॉलैंड का 6 पर्सनैलिटी टाइप्स आप चार्ट ढूंढोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा ये। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सोशल, कन्वेंशनल, इन्वेस्टिगेटिव एंड रियलिस्टिक। योर ऑप्शंस आर मैकेनिक, मैथमेटिशियन, कॉर्पोरेट मैनेजर और टीचर। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले सोशल जो है वो किस चीज से रिलेट कर सकते हो आप? क्या मैकेनिक? नहीं मैम, मैकेनिक से सोशल का क्या मतलब है? सोशल का सिंपल सा मतलब होता है दूसरों की मदद करना, यानी आपको हेल्प करनी है दूसरों की। ठीक है, आपको दूसरों के प्रति आपको काइंड रहना है, आपको उनको हील करना है, एज अ हीलर आपको काम करना है। तो वो कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोशल काम करते हैं? तो आप बताइए। मैकेनिक? नो मैम, मैकेनिक तो अच्छा मैकेनिक होगा वो सोशल आप लोगों के लिए थोड़ी ना काम कर रहा है। मैथमेटिशियन सोशल के लिए बिल्कुल नहीं, कॉर्पोरेट मैनेजर बिल्कुल भी नहीं। तो टीचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का फोर्थ टीचर, काउंसलर, जैसे अगर मैं बात करूं नर्स, तो ये आपको हेल्प करती है। ठीक है ना? तो सोशल का जो है ऑप्शन आपका टीचर के साथ जाएगा। इसको ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं बट हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों के साथ, इसीलिए आप लोग ऑप्शंस पे ना ध्यान देकर जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑप्शंस पे मत भागिए। एग्जाम्स में ऑप्शन देख के भी नहीं आएगा क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े होंगे। तो ए का फोर्थ जाएगा। ठीक है, अब बात करते चलो हम और आते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके लिए, ए का फोर्थ तो मैम दिया हुआ है यहाँ पे, और भी ऑप्शंस है नीचे हम देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कन्वेंशनल, उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटिव और रियलिस्टिक। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए कि रियलिस्टिक किस चीज से आप जो है वो मेजर कर सकते हो? रियलिस्टिक, रियलिस्टिक वो वाले पर्सनालिटी टाइप के लोग होते हैं जो कि टूल्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, यानी उनका जो काम होता है ना वो डे टू डे क्या होता है, मशीन्स के साथ खेलना, टूल्स को हैंडल करना, ये काम होता है रियलिस्टिक का। तो आप बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा रियलिस्टिक का। चलिए, ये तो आपके लिए मैंने इजी कर दिया है। अब मैंने दो आपको बता, एक आपको मैंने बता दिया है, बाकी आप खुद सॉल्व करके देखिए कौन सा यहाँ पे क्या बैठेगा। ठीक है, राइट। फिर मैं इसको आपका पूरा चार्ट भी दिखाऊंगी। ठीक है, ऐसे टेंशन की बात नहीं है कि मैं सिर्फ खाली आपको करा दूंगी और आप जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। मैं आप चार्ट लेकर आई हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका साइज कम कर रही हूँ ताकि आपको ऑप्शंस भी दिख जाएं। ठीक है, बस आपको विजिबल होना चाहिए क्वेश्चन। तो चलिए बता दीजिए। डी का तो मैंने अभी बोला आप लोगों को, रियलिस्टिक वो होते हैं जो मशीन्स के साथ खेलते हैं। तो मशीन्स के साथ मैकेनिक ही तो खेलेगा। डी का फर्स्ट, वही मशीन्स के साथ हैंडल करना, टूल्स के साथ हैंडलिंग करना, ये सारा काम जो है वो रियलिस्टिक के अंदर आएगा जो कि आपका मैकेनिक है। तो मैम यहाँ पे डी के ऑप्शन ए का फोर्थ है और डी का वन। यहाँ तो हमारे पास तीन तीन ऑप्शंस मैम ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? चलिए नेक्स्ट आते हैं, कन्वेंशनल और इन्वेस्टिगेटिव। तो बताइए इन्वेस्टिगेटिव क्या हो सकता है और कन्वेंशनल क्या हो सकता है? इन्वेस्टिगेटिव, चलिए आपको कन्वेंशनल का मतलब नहीं समझ आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्टिगेटिव तो समझिए। इन्वेस्टिगेटिव यानी जो इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, जिसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज जानने की, हर चीज समझने की।
डिटेक्टिव नहीं होते, इन्वेस्टिगेटिव भी होता है ना डिटेक्टिव, उसी तरीके से। तो देखिए मैंने जिसको बोला ना, बहुत क्यूरियोसिटी होती है हर चीज सॉल्व करने की, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो फिजिक्स का, चाहे वो मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो, उनको बड़ा क्यूरियोसिटी होती है इन्वेस्टिगेटिव को कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे डिटेक्टिव जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो उसका अनदर एग्जांपल और है जैसे डिटेक्टिव। तो इन्वेस्टिगेटिव जो है वो मैम मैथमेटिशियंस के साथ जाएगा, यानी सी का आपका सेकंड, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ए का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे आपका सही जाएगा, ठीक है। और कन्वेंशनल क्या होते हैं बेटा, जिनको थोड़ा सा क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, जो थोड़े से क्वालिफाइड होते हैं हर चीज को डील करने में, जैसे बैंकर्स हो गए आपके, कॉर्पोरेट मैनेजर्स हो गए, ठीक है। तो इनको क्या होती है, इनको थोड़ा सा ये क्वालिफाइड होते हैं, थोड़े से ये लॉजिकल चीजों को सोचते हैं, ठीक है, दिमाग लगा के काम करना जिनको अगर हम बोले तो वो कन्वेंशनल में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए तो अब हम इसका देख लेते हैं, ठीक है। हॉलैंड के आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ पूरे 6, ये देखो, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले मैंने बोला सोशल, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, आउट गोइंग, वर्किंग विद पीपल, हेल्पिंग अदर्स, उसको बोलते हैं सोशल, जैसे टीचर्स, काउंसलर्स। आर्टिस्टिक्स बेटा कौन से होते हैं, जो इंट्यूटिव, एक्सप्रेसिव, क्रिएटिव होते हैं आर्टिस्टिक्स, यानी जो आपको जो आर्ट्स में बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे, जैसे पेंटर्स होते हैं कितने क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूटिव, इनोवेटिव, कुछ नया लाना, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव कौन से होते हैं, जो आपको फैक्ट्स, आइडियाज, थ्योरीज के अंदर काम करते हैं, जैसे फॉर्मूलेज, मैथमेटिशियंस जो काम करते हैं। रियलिस्टिक कौन होता है, जो प्रैक्टिकल हैंड ऑन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को हैंडल करता है, जैसे मैकेनिक मैंने आपको बोला। कन्वेंशनल कौन से होते हैं बेटा, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं, आप कभी कॉर्पोरेट मैनेजर से जाके मिलिएगा कि आपको वो ऐसे दिखेंगे, नहीं मैम, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी एक्यूरेट, हर चीज में स्ट्रक्चर्ड आपको दिखेगा। फिर है आपका एंटरप्राइजिंग, जिनका सीधा सा काम होता है परसुएडिंग करना, सेल करना, इन्फ्लुएंस करना लोगों को। तो वो आपके यहाँ पर 6 हॉलैंड के मैंने 6 पर्सनैलिटी टाइप्स बता दिए, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको उसका पूरा नॉलेज होना जरूरी है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो आपको। Okay, so the next question is arrange the given steps involved in designing a channel system in a logical order में आपको लगाना है। steps के क्वेश्चन तो लिख के ले लीजिएगा, बहुत काफी ज्यादा आपको स्टेप्स और क्रोनोलॉजिकल आजकल आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप लोग स्टेप्स वाले क्वेश्चंस प्लीज करके जाइएगा प्रैक्टिस। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कोई भी चैनल को हम लोग जब डिजाइन करते हैं, चैनल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपका प्रोडक्ट जहां बन रहा है वहां से लेकर कस्टमर तक पहुंचाना, पूरा चैनल सिस्टम के थ्रू ही मैनेज होता है। सो आपका फर्स्ट है इवैल्यूएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट, इवैल्यूएटिंग द शॉर्ट लिस्टेड ऑल्टरनेटिव डिजाइन एंड सेलेक्टिंग द वन दैट सूट्स द वर्क फॉर्म बेस्ट, मैचिंग द चैनल डिजाइन टू कस्टमर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, चूजिंग द चैनल इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ टियर्स, एंड इवेल्युएटिंग द कॉम्पिटिटर्स चैनल डिजाइन्स। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो सेम है, अगर स्टार्टिंग की बात करें सी से स्टार्ट हो रहा है, और फिर है आपका ए ऑप्शन। तो अच्छा आप बताइए, अगर मैं सी पे जाती हूँ, मैचिंग द चैनल डिजाइन, आप कैसे मैच कर लोगे पहले ही। अरे पहले आप अपने एनवायरनमेंट को तो देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल को, तभी तो मैच करेंगे ना भाई आप कस्टमर की नीड्स को, कि आप सबसे पहले कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जाएंगे, नो मैम ना। तो सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट, यानी ए से शुरू होगा। तो ये तो बहुत अच्छा था कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया था, अगर दो दो ए दे दिए होते तो कंफ्यूजन हो जाता। सो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे चला जाएगा, बट हम पढ़ लेते हैं फिर से। सबसे पहले मैम हम इवेलुएट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, जो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैम हम क्या करते हैं, अपने चैनल डिजाइन को हम कस्टमर के अकॉर्डिंग मैच करते हैं, कि हमने जो चैनल बनाया है क्या वो कस्टमर के अकॉर्डिंग हमारा बना है कि नहीं बना है, क्योंकि मेन मोटिव तो आखिर में जाएगा कस्टमर के पास ही, अगर उनके जरूरत के हिसाब से आपने नहीं बनाया तो फिर कोई मतलब नहीं है चैनल डिजाइन करने का, ठीक है। उसके बाद हम कॉम्पिटिटर्स का चैनल डिजाइन देखेंगे कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या यूज कर रहे हैं, हमारा तो कस्टमर के साथ मैच हो रहा है, बट क्या पता कॉम्पिटिटर कुछ अच्छा ही नया कर रहे हो, ठीक है, उनका अलग चैनल डिजाइन हो जो बेहतर हो। फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट लिस्टेड ऑल्टरनेटिव करते कि भाई अब ठीक है, हमने ये चैनल डिजाइन करे थे, इसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा जो है वो बेस्ट होगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मैम, तो ये आपका 4 हो गया बेटा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैनल का इंटेंसिटी चूज करेंगे,
कि चैनल की कितनी इंटेंसिटी है और कितना हमें उसके अंदर जो है वो ऐड करना है लेयर्स, जैसे होलसेलर, रिटेलर्स, ठीक है। बीच में कितने लोगों को हमें ऐड करना है, कितना लेवल बनेगा, 1 टीयर का, 2 टीयर का, 3 टीयर का, कितने हम एजेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो ACEBD आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14253, यानी ACEBD। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। थोड़ा सा खुद सोच के देखिएगा कि क्या चीज किस में फिट बैठ रही है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following source of power of the supervisor is not true for the subordinates to comply। यानी इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा सोर्सेस ऑफ पावर नहीं है सुपरवाइजर जो अपने सबऑर्डिनेट्स पे कंट्रोल कर सके। मतलब आपको टाइप्स ऑफ पावर पूछा गया है कि कौन सा इसमें से टाइप्स ऑफ या सोर्सेस ऑफ पावर नहीं है। तो आपने रिवॉर्ड पढ़ा होगा, देखिए रिवॉर्ड भी एक तरीके का पावर ही होता है। आप किसी को अगर रिवॉर्ड देकर अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो बहुत बेहतर काम करेगा आपका सबऑर्डिनेट। तो मैम रिवॉर्ड तो होगा, कोर्ट से धमका के, देखो थ्रेटन करके भी जो है वो काम कराया जाता है कंपनीज में, और कहीं भी आप लोग देख सकते हो। तो ये भी पावर का इस्तेमाल होता है कि आपको थ्रेटन करा जाता है, आपको धमकाया जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सो मेनी थिंग्स इन कोएर्सिव, यानी धमकाने वाला काम। तो ये भी मैम सोर्सेस ऑफ पावर है। फिर अगर हम बात करें एक्सपर्ट, तो देखिए एक्सपर्ट होता है अगर आपके अंदर कोई क्वालिफिकेशन है और आप ज्यादा सुपीरियर हैं किसी भी चीज में, तो आप तो फिर पावर चला ही देंगे अपना, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना, सबके ऊपर कोई ना कोई पोजीशन पे हेड जो होते हैं वो बैठे होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं। तो उनका जैसा काम जो है वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्टीज होते हैं। तो उनकी पावर बहुत चलती है, इसीलिए ये भी एक पावर ऑफ सोर्सेस है। मीन्स एंड कंट्रोल यहाँ पे किसी भी तरीके का सोर्सेस ऑफ पावर नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा कि नॉट लगा है या नहीं लगा है। मोस्ट या मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मेरे क्वेश्चंस जो एग्जाम में रॉन्ग होते थे कि मैं नॉट को ध्यान से नहीं पढ़ती थी एग्जाम में, और मेरे काफी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं इस नॉट के चक्कर में। इसलिए प्लीज क्वेश्चन को 1 मिनट टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा लगाइए, बट क्वेश्चंस को आपको क्लियरली पढ़ना है अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट है आपका मैक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, और इसके आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और आपको मैच करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए मैम, ये मैक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रेसर होता क्या है? देखिए इसमें बोला गया है किस किस चीजों की वजह से जो है वो इम्प्लॉयज जो अंदर काम कर रहे हैं उनको स्ट्रेस हो सकता है, उनको टेंशन हो सकती है। तो वो आपको मैच करना है। सबसे पहला है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, यानी अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हो, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो उससे स्ट्रेस हो सकता है। और उससे क्या स्ट्रेस होगा बताइए? क्राउडेड वर्क एरिया, मेरिट पे प्लान्स, नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, या फिर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन। सपोज करिए कोई आपकी पॉलिसी बना दी सैलरी से लेकर कि कोई इतना घंटे काम करेगा उसको इतनी सैलरी मिलेगी, कोई स्ट्रैटेजी बना दी है, तो उससे स्ट्रेस बढ़ सकता है कि नहीं एम्प्लॉयज के अंदर। तो यहाँ पे सीधे से बोला गया है मेरिट पे प्लान। अगर आप कोई ऐसी पॉलिसीज वगैरह बनाते हो, कोई मेरिट से रिलेटेड, कोई पे प्लान से रिलेटेड, तो उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए आपका ए का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं मैम, फर्स्ट भी दिया हुआ है, थर्ड भी दिया हुआ है। अब क्या करें हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे इजी लगा लेते हैं। देखो डी का 1 भी यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमन है, ठीक है। हमें पता है ए का सेकंड है, तो यानी हम फर्स्ट चूज करेंगे या फिर मैम हम थर्ड चूज करेंगे। तो डी का फर्स्ट दिया हुआ है, वर्किंग कंडीशन। देखिए जब ज्यादा क्राउडेड वर्क एरिया रहेगा तो आप क्या वहाँ अच्छे से एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं? नो मैम, आपको स्पेस चाहिए टू ब्रीथ, तो वर्क कंडीशंस में यही होता है, अगर क्राउडेड वर्क एरिया रहेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन दैट क्राउडेड वर्क एरिया। इसलिए वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। वहां पे आपकी फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। काम करने का एनवायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए वहां पे, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते। सो डी का फर्स्ट टी मैम कॉमन था तो हमने लगा दिया। अब हमारे पास दो ही बचे हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, इसके अंदर हमें यहाँ पे चेक करना है। नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांस, यानी अगर आप सोचिए कि अगर ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, ठीक है, उसके अंदर आपको ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ पे आपको क्या है, प्रोग्रेस होने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यानी आप अपने आप को प्रोग्रेस ही नहीं करा पा रहे हो, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। जस्ट अ सेकेंड है, एक कॉल है, मैं 1 मिनट मुझे प्लीज दीजिए, एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
ठीक है, ओके। सॉरी 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 फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम कहा थे, तो हाँ मैं बोल रही थी ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी अगर आपको कोई ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा है, समझ लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहां पर आपका प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना जहां पर आपको पार्टिसिपेट आप नहीं कर रहे हो। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो किस तरीके का होता है, आपने पढ़ा होगा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन में सारी जो पावर होती है बेटा, ठीक है, सारी जो आपकी पावर होती है वो कहाँ पे जाकर एक सिर्फ टॉप अथॉरिटी ही ले सकती है डिसीजन, आप नहीं ले सकते। यानी जो आपके लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज है वो नहीं ले सकते। अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत फॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा आप सेंट्रलाइजेशन में रहते हो, लेकिन अगर वही डिसेंट्रलाइजेशन है यानी सब मिल बांट के यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है। अब ये दोनों आपको लगाने, मैंने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस भी आपको समझा दिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी समझा दिया। तो ऑप्शन आपको दिए हुए, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, कौन सा लगाना है आप लगाइए, बताइए। तो बी का हमारा क्या लगेगा? अभी मैंने आपको बोला था, स्ट्रक्चर तो मैंने समझा दिया आपको, कोई अपॉर्चुनिटी आपको प्रोग्रेस होने को नहीं मिलती, इस तरीके से डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जहां पर सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तब तो कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइजेशन है बेटा, तो फिर आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आपको फिर पार्टिसिपेट यहाँ पे करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन लग गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर से ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जब हायरार्किकल बनता है ना बेटा, यहाँ पे तो प्रोग्रेस में देखा जाता है कि आपको ऊपर जाने का, प्रमोशन होने का आपके चांसेस है या नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा स्ट्रक्चर के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी जाती है, जहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो या नहीं, आपको इन्वॉल्व किया जाता है या नहीं, वो चीज यहाँ पे देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल पावर इज द एबिलिटी टू ऑल्टर द चैनल मेंबर्स बिहेवियर। देखिए चैनल के ऐसे बहुत सारे पावर होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, जो चैनल के मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर में आप चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। तो इसे पूछा गया है ऐसा कौन से इसमें से चैनल है जो, सॉरी पावर है विच आर सब्जेक्टिव इन नेचर, बताइए। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। तो आपको बताना है इसमें, इसको मैं, अगर आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। चैनल पावर इज द एबिलिटी टू ऑल्टर द चैनल मेंबर्स बिहेवियर सो दैट दे टेक एक्शंस दे वुड नॉट हैव टेकन अदरवाइज फ्रॉम द फॉलोइंग चैनल पावर्स, लिस्ट द वन विच आर सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, देखो चैनल पावर की, तो यहाँ पे हर तरीके के पावर होते हैं, ठीक है, जो कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके मेंबर्स को, चैनल मेंबर्स को। तो कौन से ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं? तो अगर मैं बात करूँ बेटा लीगल पावर की, तो लीगल पावर में लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है, हर चीज लीगली आपको वो काम करना पड़ेगा, तो आपका लीगल पावर है कि आप, अगर मैं बात करूं, अगर सपोज करें, कोई भी एग्जांपल लगाइए कि किसी के पास अगर कोई सपोज करिए कोई लॉयर है, ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर कोई लॉयर है, तो उसके पास लीगल पावर है क्योंकि वो एज अ एडवोकेट आपकी कंपनी में है। तो ये वो लीगल पावर जो होते हैं वो सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्या करते हैं, बट इनके एक प्रॉपर क्या होती है, एक लीगैलिटी होती है जिसको कोई मना नहीं कर सकता, इसीलिए ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी एक्सपर्ट पावर, देखो एक्सपर्ट के अंदर भी ऐसी पावर आ जाती है जो कि उसके अंदर एक्सपर्टीज है, इसीलिए वो पावर यूज कर रहा है। भाई अगर आप उसके जैसा आप नहीं कर सकते, अगर मैं बात करूं सीए है, तो अगर कोई सीए है तो वो अपने काम में किसी चीज में एक्सपर्टीज है, तो आप उसका काम नहीं कर सकते हो, सिर्फ वो ही कर सकता है। जिससे क्या होता है, चैनल के मेंबर्स में बिहेवियर में चेंजेस लाने का काम एक्सपर्ट पावर करता है यहाँ पे, ठीक है। फिर है आपका रिफरेंट पावर। तो ये जो तीनों पावर है यानी डीएसी आपका जो है ये सब्जेक्टिव इन नेचर में आता है, याद रखिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं कोएर्सिव पावर, किसी को धमका के करना या किसी को एज अ रिवॉर्ड देकर किसी को करना, ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं जहां पे आप उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तरह हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे चला जाएगा, राइट आंसर। एक बार मुझे आंसर इसका चेक कर लेने दीजिए, वैसे तो ये राइट आंसर है, बट फिर भी आप लोगों को गलत नहीं जाना चाहिए आंसर।
नहीं, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही आंसर रहेगा इसका। फिर भी एक बार देख लेना चाहिए, कहीं आप लोगों को गलत ना आंसर आप लोग लगा लो। ठीक है, सही है। तो मैंने आपको बता दी लीगल पावर, क्योंकि वो लीगैलिटी की वजह से। एक्सपर्ट पावर क्योंकि आपके अंदर एक्सपर्टीज है, इसी वजह से है। और रिफरेंट पावर क्या होती है? वो वाली पावर होती है जैसे पर्सनल फीलिंग्स, अगर मैं बात करूँ, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो चीज किसी की किसी पर्सन के अंदर इतना करिश्मा है जिसकी वजह से आप उसको पसंद कर रहे हो, कोई भी कुछ भी पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर आप किसी भी रीजन से अगर उसको पसंद करते हो, तो वो रिफरेंट पावर के अंदर आता है। तो ये सारे सब्जेक्टिव पावर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी अभी इलेक्शन वगैरह हो रहे थे, ठीक है, तो हो चुके हैं मतलब। तो किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग फॉलो करते हो, तो उसमें ऐसा होता है कि इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इनका इतना पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से आप लोग उन्हें फॉलो करते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं आपके सब्जेक्टिव इन नेचर में। सो ए, सी और डी लगा दीजिए। चलिए, ठीक है, तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि चैनल पावर जो है वो आपकी सब्जेक्टिव इन नेचर है। सब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी चीज को मानते हो, अपनी फीलिंग्स के कोई आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स है जिसकी वजह से जो है वो आप किसी पावर को एक्सेप्ट करते हो, वही चैनल पावर सब्जेक्टिव में नेचर में होता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं होता। ऑब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब होता है कोई फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली जो चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। यानी आपको जो कंपनी के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगता है, यानी जब झगड़ा लड़ाई शुरू होने लगता है, तो उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। सबसे पहले स्टेजेस आप देख लो, मैं आप लोग के लिए चार्ट लेकर आई हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लगा देते हैं इसको। ये देखो, सबसे पहला होता है पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब चार लोग काम कर रहे होते हैं ना ऑफिस में, तो जरूरी नहीं कि वो कंपैटिबल ही हो, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट जो है वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज यही होता है कि थोड़ा सा लगता है कि भाई हम लोग अलग हैं, इसका ओपिनियन अलग है। सपोज मैं हूँ, सपोज करिए राहुल है, ठीक है, हम दोनों इन द सेम डिपार्टमेंट वी आर वर्किंग। तो अभी क्या हुआ है, हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बट समवेयर अंदर ही अंदर हम, उसे ऐसा लग रहा है कि शी इज नॉट राइट, मुझे लग रहा है इज नॉट राइट। यानी हम लोगों में कहीं ना कहीं ओपिनियन में लेके डिसएग्रीमेंट है, बट हम अभी बोल नहीं रहे हैं, वो हमारे इंटरनली चीजें हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, कि अब क्या होता है कि जो है, हमें लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई है। हमें क्या लग रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अब हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम लोग लिटिल आर्ग्यूमेंट में आ गए, थोड़ा स्टेजेस बढ़ गया है। उसके बाद फिर इंटेंशन आते हैं आपके, ठीक है। अब इंटेंशन में ये होता है, या तो हम उस चीज को वहीं पे खत्म कर देते हैं, या फिर हम क्या करें, उस चीज को आगे बढ़ावा देते हैं कि नहीं, अब ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से लेके अब झगड़े पे आते हैं। फिर बिहेवियर, अब क्या हो रहा है कि हमारे जो जो बीच में डिफरेंसेस है ना बेटा, वो सबको दिखने लग गए हमारे बिहेवियर की वजह से। कुछ भी हो सकता है कि शायद मैं उससे बात नहीं कर रही, या वो मुझसे बात नहीं कर रहा, एनीथिंग, ठीक है। तो हमारे बिहेवियर से अब लोगों को पता चल गया है कि हमारे बीच में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। अब आउटकम होगा, या तो हम लोग दोनों जो है वो, अगर हम है नेगेटिव, अगर अलग अलग जा रहे हैं, हम लोग कंपेटेबल नहीं है, तो या तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, या तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। वो होता है आपका आउटकम स्टेज। तो मैंने आपको बता दिया, अब आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। फर्स्ट है आपका ऑपोजिशन, फिर है आपका कॉग्निशन, ठीक है, डी, फिर है आपका इंटेंशन, फिर है आपका बिहेवियर, और फिर आपका आउटकम, सॉरी। यानी आपका ऑप्शन जाएगा 5, 1, 4, 2, 3। तो यानी बी, डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जाएगा सही, ठीक है। समझ गए किस किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं।
सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब आपको पता ही नहीं होता तो आप टिक नहीं लगा पाते, काफी टफ क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल एक्शंस आर फॉलोड टू रिड्यूस द रेजिडेंस टू चेंज। यानी अगर आप किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा चेंज लाते हैं, किसी भी तरीके का, वेदर इट्स अ पॉलिसी, स्ट्रेटजी, एनीथिंग, इनोवेशन, समथिंग, तो ऐसे कौन से ऐसे एक्शंस होंगे जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कम क्या करें, रेजिडेंस कम करे, यानी उस चीज को डिनाई कम करे और एक्सेप्ट करे। अगर सपोज करिए मैं बॉस हूँ किसी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, समथिंग, कुछ भी समझ लीजिए, मैंने कोई इनोवेशन में लेकर आई, कुछ चेंज लेकर आई कंपनी के अंदर, तो ऐसे कौन कौन से एक्शंस करने चाहिए जिससे क्या हो कि जो एम्प्लॉयज हैं वो मेरी चीज, जो मैं इनोवेशन लेकर आई हूँ, जो चेंज लेकर आई हूँ, उसको वो लोग एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। तो पहला ऑप्शन है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आर स्ट्रॉन्ग टूल फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज। यानी अगर हम आपस में, अगर मैं उनसे अच्छे से बात करूं कि देखो ये चेंज मैं इसलिए लेकर आई हूँ, इससे ये फायदा होगा, इससे ये चीजें होंगी, तो इससे क्या होगा, चेंज को रेजिडेंस नहीं करेंगे वो लोग, यानी मना नहीं करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ठीक है मैम, है ना। ये तो आपका कम्युनिकेशन और एजुकेशन अगर मैं उनको अच्छी तरीके से बताऊंगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे मेरी चीजों को, तो मैम ए भी करेक्ट है। अलाउ द पार्टिसिपेशन टू दोज हु अपोज अ चेंज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, देखिए जो लोग मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं करना ये चेंज, हमें समझ नहीं आया ये चेंज, तो मैं उनको अलाउ करूंगी कि आप भी आइए, पार्टिसिपेट करिए डिसीजन मेकिंग में, तभी तो आपको समझ आएगा कि मैंने ये चेंज क्यों लाया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेगोशिएशन में बिकम वाइटल व्हेन रेजिस्टेंस कम फ्रॉम पावरफुल सोर्सेस। और फिर है आपका कोएशन कैन बी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, ई वाले पे आते हैं, यहां से आंसर निकल गया आपका। कोएर्सन कैन बी यूज टू गेट सपोर्ट, इसलिए अगर मैं उनको धमका के कहूं और उनको मैं धमकी दूं कि अगर नहीं चेंज माना ना तो निकल जाओ कंपनी से बाहर, या फिर कुछ भी, मैं टर्मिनेट कर दूंगी, आपको फायर कर दूंगी, तो क्या इससे सपोर्ट मिल जाएगा आपको? मैम बिल्कुल भी नहीं, कोएर्सन तो कहीं काम नहीं आता, तो ई वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये तो मैम हट ही गया। ए भी हम ले चुके हैं, तो या फिर आपको ऑप्शन तो मिल ही गया ना, ए और बी और सी। देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में। फिर एम्प्लॉयज काउंसलिंग डज नॉट सर्व द पर्पज। मैम काउंसलिंग करेंगे तो अच्छा ही है ना, नॉट कैसे हो गया ये भाई? अगर मैं एम्प्लॉयज की काउंसलिंग कराऊंगी तो वो जल्दी चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयज काउंसलिंग डज नॉट सर्व द, तो ये पे रॉन्ग हो गया मैम, ये दोनों ही रॉन्ग है, तो ए और बी और सी आपका सही हो जाएगा। नेगोशिएशन बहुत जरूरी है भाई, आपस में हम लोग जब बातें करेंगे तभी तो क्या होगा, रेजिडेंस चेंज होगा, यानी कम होगा वहां से। ठीक है, तो नेगोशिएशन तो होना बहुत जरूरी है, तो ए बी सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, किसी भी कंपनी में कोई भी चेंज आता है ना, तो बहुत जरूरी होता है कि लोगों को समझाइए, उनसे कम्युनिकेशन करिए, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाइए, उनसे नेगोशिएशन करिए, उनकी काउंसलिंग करिए, ताकि वो चेंज को एक्सेप्ट करे कि हाँ जो ये चेंज लिया गया है वो बेहतर के लिए लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी इनोवेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी इनोवेशंस का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, जब आप कोई इनोवेशन लेकर आते हो तो कितनी जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं बेटा। ये जो आपने चार्ट पढ़ा था, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जो इसमें अंदर इस तरीके का कुछ चार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक इस तरीके का इनोवेशन का, जिसमें सबसे पहले आपके जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर इनोवेटर्स होते हैं, फिर मेजोरिटी वाले लोग होते हैं, लेट मेजोरिटी वाले होते हैं, आपने चार्ट पढ़ा होगा। ये वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई भी मार्केट के अंदर बेटा चेंज आता है तो उसको कितनी जल्दी से एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, रिलेटिव एडवांटेज, बिल्कुल मैम रिलेटिव एडवांटेज होगा। सपोज करिए कि अभी जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, अगर वो पुराने वाले से बेहतर है, तो फिर इनोवेशन आपका एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल मैम किया जाएगा। तो उसका कैमरा, पहला जो फोन आया था सैमसंग का, सपोज करिए कोई फोन था, अब सैमसंग वालों ने कोई नया अपग्रेड करके फोन निकाला, तो वो कंपेरेटिव टू प्रीवियस वो बेहतर है कि नहीं है? बिल्कुल होगा। ठीक है, कंपेटेबिलिटी है या नहीं है, यानी कंसिस्टेंट है या नहीं है, जो एडॉप्टर्स हैं उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपेटेबल है या नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, अगर बेटा एक बात बताइए, किसी भी चीज को, कोई भी, अगर मैं डिजिटली चीजें बात करूं जो चल रही हैं अभी, अगर वो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप उसको रखोगे तो चलाने में उतना टफ होगा। अब स्मार्टफोन आप लोग सब चला लेते हो, लेकिन अगर स्मार्टफोन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए तो कोई फोन नहीं चला पाएगा, हमारे मम्मी पापा नहीं चला पाएंगे, आप लोग आज की जनरेशन चला लोगे, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इनोवेशन में कभी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं डालना चाहिए। अब अगर आप वॉशिंग मशीन अपग्रेड कर रहे हो तो ऐसे करो, अब देखो मैं बताती हूँ आपको,
अभी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे पेरेंट्स यूज नहीं कर सकते, हमारी मदर्स उसे यूज नहीं कर सकती, आप यूज कर लोगे, आपकी सिस्टर यूज कर लेंगी, अभी के बच्चे यूज कर सकते हैं, बट हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। और सारा अगर घर का काम की अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मदर ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो अगर वो ही नहीं चला पाएंगे तो उस मशीन का फायदा क्या है? क्योंकि अभी जो ऑटोमेटिक मशीन है वो काफी ज्यादा उसमें नंबर्स हैं, ये वो है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मदर्स टू हैंडल इट, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए भाई, किसी भी इनोवेशन को अगर आप कॉम्प्लेक्स बना दोगे, कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस चीज को समझना। फिर ट्रायरेबिलिटी, देखिए ट्रायल बहुत जरूरी है, अगर आप कोई चीज बाहर बेचने जा रहे हो उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको पहले ट्राई करके देखो वो सही बनी है या नहीं, लिमिटेड बेसिस पर। फिर ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी ऑब्जर्वेशन करना। अब आपको देखना है कि जो इनोवेशन किया गया है क्या इजिली उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आपको दिखना है, इंडिविजुअली आपको रिजल्ट दिखना है कि भाई हमने ये मशीन बनाई थी तो वाकई ये काम कर रही है, लोग उसे यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस इज द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, रेट रिलेटिव एडवांटेज, बिल्कुल मैम रिलेटिव एडवांटेज होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, लैक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्या बोला गया, ए भी है तो ए भी तो हमारे पास ये दोनों है, तो आपका सारा ही आ जाएगा बेटा, ए बी सी डी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लैक होना चाहिए, नहीं कमी होनी चाहिए, इजी होना चाहिए। ठीक है, लो रिस्क ट्रायल, ट्रायल मैंने अभी आपको बोला ना कि ट्रायल करना चाहिए जिससे रिस्क कम होता है बेटा, आप अगर ट्राई करोगे पहले, पहले खुद यूज करके देखोगे, तभी आप जाके मार्केट में बेच सकते हो, इससे क्या होता है, रिस्क कम होता है। और एडवांटेज आपको कम्युनिकेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए मैम, आप जो इनोवेशन कर रहे हो आपको देखना चाहिए उससे एडवांटेज कितना आ रहा है, तो ए बी सी डी ई सारे ऑप्शन सही हैं यहाँ पे। टफ क्वेश्चन था वैसे ये बहुत ज्यादा, अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो टफ क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटिव्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अचीवमेंट, कंट्रोल, एक्सटेंशन या फिर डिपेंडेंसी। देखिए अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, अचीवमेंट हमेशा एक्सीलेंस से मतलब होता है, जब आप अचीव कर लोगे आप एक्सीलेंट ऑटोमेटिकली बन जाओगे। कंट्रोल की बात करें तो ऑर्डर से रिलेटेड होता है मैम, ऑर्डर का मतलब हर चीज कंट्रोल में है नहीं, सही जगह पे सही काम कर रहा है आदमी की नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सटेंशंस की बात करते हैं तो यानी दूसरों के बारे में कंसर्न करना, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो एज अ टीम आपको काम करना है, ये नहीं कि अपना अपना सोचना है खाली। फिर है आपका डिपेंडेंसी, यानी अपना भी देखना है, सेल्फ डेवलपमेंट भी देखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों को ही देखना है, अपना खुद का भी सेल्फ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अचीवमेंट जाएगा आपका एक्सीलेंट के साथ, कंट्रोल जाएगा ऑर्डरलीनेस के साथ, एक्सटेंशन जाएगा कंसर्न फॉर अदर्स, और डिपेंडेंसी जाएगा कंसर्न फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट परचेज कंज्यूमर इनवेरिएबली एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डिसोनेंस व्हिच इज रिफर्स टू एज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस विद, देखिए डिसोनेंस का मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही, मतलब यानी नेगेटिव थॉट्स। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब नेगेटिव, तो हैप्पीनेस कैसे हो जाएगा मैम, गलत है। गेटिंग एंग्री, नहीं गुस्सा नहीं होना है भाई। फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी या सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन कैसे हो जाएगा, जब नेगेटिव बोल दिया तो सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बेटा करेक्ट हो जाएगा, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन, ये सबके साथ होता होगा। मैं कभी भी जाती हूँ मार्केट के अंदर, कुछ खरीद के लेकर आती हूँ, खरीद तो लाती हूँ, फिर घर पे आके सोचती हूँ सही खरीदा था नहीं खरीदा था, मतलब मुझे डाउट होने लगता है कि यार मैं ये सही लेके आई या नहीं लेके आई। अगर हमारे घर में सपोज करिए कोई टीवी आ रहा है और टीवी हम ले तो आए कि एक बार मेरे साथ एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ ऐसे एग्जांपल हुआ था कि आई हैव टू चूज बिटवीन टू ब्रांड्स की, मिक्सर लेना है और आपको दो चूज करने हैं, मॉर्फी रिचार्ड्स का चूज करना है या फिर बजाज का लेना है, जूसर मिक्सर। ठीक है, और मैं बड़े कंफ्यूज हो गई कि यार ठीक है क्या है, कौन सा ले कौन सा ले, बहुत सर्च भी कर लिया, बहुत ही कंफ्यूजिंग था कि मैं क्या बोलूँ अब कि कौन सा लेना है। तो मैंने बोला चलो आप मॉर्फी रिचार्ड्स का ले लो आप, ठीक है। और फिर वो ले तो आया, फिर घर पे मुझे लगा कि यार बजाज ही लेना चाहिए था, मतलब ऐसा होता है। तो ये डाउट हो जाता है कि आपने राइट डिसीजन लिया या नहीं लिया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगी, सबके साथ होता है कहीं ना कहीं, आप देखना। आप खरीद तो लाते हो फिर आपको लगता है पता नहीं मैंने सही लिया है या नहीं लिया है, बहुत डाउट होने लगता है, इसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। यानी सीधे सिंपल सा पूछा है आपको, नॉट याद रखिएगा, तो यानी आपको एक्सटर्नल बताना है। तो याद रखिए एक्सपीरियंस बेटा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटरनल होता है। एक्सपीरियंस क्या होता है, कोई भी एक्सपीरियंस मोटिवेशन ये अंदर से ही आता है, बाहर से नहीं आता। फैमिलियरिटी, अगर आपने कोई चीज देखी उसका हूबहू आपने देखा, ये तो मैंने कहीं शेप साइज का सेम देखा था, फैमिलियर, वो एक्सटर्नल है। रिपीटेशन, बार बार चीज
देखोगे, बार बार चीजें खरीदोगे, वो बाहर एक्सटर्नल है। नॉवेल्टी का मतलब यूनिकनेस, कुछ नई चीज आपने देखी, सब कुछ एक्सटर्नल है। सिर्फ एक्सपीरियंस जो होता है वो आपका इंटरनल होता है। और यहाँ पे पूछा गया था नॉट एक्सटर्नल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स एंड बिहेवियर डज नॉट कैरेक्टराइज कलेक्टिविज्म। कौन सा है जो कलेक्टिविज्म नहीं बताता? कलेक्टिविज्म का सिंपल सा मतलब है बेटा टीम वर्क, ठीक है। क्या होता है? टीम वर्क। तो रिलेशंस आर मोरल नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल, रिलेशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर टास्क, इंडिविजुअल ओपिनियंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टिव ओपिनियंस एंड मेंटेनिंग हार्मनी इज वेरी वैल्यूड। कलेक्टिविज्म का सिंपल सा मतलब होता है बेटा टीम के साथ काम करना, इकट्ठे काम करना। तो इसके अंदर रिलेशन मोरल्स होते हैं, बिल्कुल बेटा इसके अंदर रिलेशंस जो होते हैं वो मोरल ही होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होंगे तो सब अलग अलग काम करेंगे, मोरल से काम करेंगे सब इकट्ठे काम करेंगे। सेकंड पूछा है, रिलेशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर टास्क। बिल्कुल रिलेशंस जो होते हैं ना, आपस के बीच के जो संबंध होते हैं, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, टास्क को नहीं दी जाती। इसके अंदर मैंने आपको बोला ना साथ में काम करना है। फिर बोला मेंटेनिंग हार्मनी, तो बिल्कुल हार्मनी ही मेंटेन करनी है, एक साथ दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना है, मिलके काम करना है, यही कलेक्टिविज्म का काम होता है। क्वेश्चन में देख लीजिए, फिर पूछा गया है नॉट, याद रखिएगा नॉट, तो नहीं पूछा गया। इंडिविजुअल ओपिनियंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टिव ओपिनियंस। देखिए इंडिविजुअल ओपिनियंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टिव, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कलेक्टिविज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरों के बारे में सोचना है। और ये सेंटेंस क्या बोला गया है? इंडिविजुअल ओपिनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा गया है। कलेक्टिविज्म में हम रिश्तों को सबसे पहले अहमियत देते हैं, अपने को हम बाद में देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफिंग रेटिंग स्केल एज एन अप्रेजल टूल। देखिए ग्राफिंग रेटिंग स्केल होता क्या है, जहां पर हम लोग ना रेट करते हैं, रेटर्स जो होते हैं वो रेट करते हैं। कैसे करते हैं मैम, आप एक बार देख लीजिए, जैसे इस तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे रेटिंग स्केल बनाई हुई है, तो मैंने परफॉर्मेंस के हिसाब से किसी को फेयरली गुड दिया है, किसी को मैंने दिया है अटेंडेंस भाई गुड है, इसका बिहेवियर कैसा है, फेयरली गुड है, सिंसियरिटी कितनी है, गुड है, डिपेंडेंसी कितनी है, एक्सीलेंट है। इस तरीके से ग्राफिंग रेटिंग स्केल दिया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देखो डिसएडवांटेज पूछा है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड्स में भी अनक्लियर। देखो अलग अलग रेटर जो रेटर्स होते हैं वो अलग अलग रेटिंग देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कियोस हो जाता है, यानी अनक्लियर हो जाती है चीजें। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ, हेलो इफेक्ट। किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट को देख के आपने लगा इसने सारा ही अच्छा कर दिया। एक दिन देखा कि ये लड़का जो है भाई वो डेली जो है वो क्या करता है, टाइम पर आ रहा है, एक एम्प्लॉय पर क्या करता है, अटेंडेंस उसकी लगी हुई है, टाइम पे वो पंक्चुअल है। इसका मतलब ये थोड़ी ना उसका बिहेवियर उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छा ही होगा। यानी एक पॉजिटिव आपने देख लिया और आपने सब टिक लगा दी कि तो सभी सही होगा। अगर ये पंक्चुअल है यानी टाइम पे आता है, तो इसका मतलब इसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, ये काम भी अच्छा करता होगा, तो ये गलत है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता बेटा, ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। डिफिकल्ट टू डेवलप, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता ये बनाने के लिए, तो बहुत ईजी होता है बनाने में, टिक की तो लगाना है। लीनियंसी, देखो कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोगों के बीच में भेदभाव ना हो, लोगों के बीच में अभी बोला ना मैंने कि लीनियंट हो जाते हैं बहुत, सोचते चलो कोई नहीं, आप लगा दो टिक, ये सही है, सही है। जब ये हालो इफेक्ट मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव एट्रीब्यूट देखकर वो लोग टिक लगा देते हैं कि सब सही है, ये गलत है, लीनियंसी यहाँ पे काम नहीं करती। इसलिए ए बी और ई यहाँ पे आपका आंसर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ कुछ रेटर्स जो होते हैं सोचते कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोगों के बीच में झगड़ा ना हो, तो वो क्या करते हैं, थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Honeywell's move from a hierarchical management structure to much flatter and team-based structure is good description of which one of the following। यानी उसने ये बोला हुआ है कि वो एक हायरारिकल स्ट्रक्चर है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, कि उन्होंने ये बोला कि वो मूव कर गया है, टीम बेस्ड स्ट्रक्चर पे गया है। और टीम बेस्ड स्ट्रक्चर बेटा वो होता है जहाँ पे सब लोग मिल के डिसीजन लेते हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ वो शिफ्ट हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पे टीम बेस्ड स्ट्रक्चर है, वहां पे लोग मिल के डिसीजन लेते हैं, ठीक है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंशियल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाई। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड है, अगर आपने पढ़ा हो। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड प्रिंसिपल ओरिएंटेड, ये इसके 3 स्टेजेस होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये देख लीजिए, जो आपके पेपर 1 में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्टेजेस होते हैं, प्री कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल होता है, और पोस्ट कन्वेंशन, जिसको प्रिंसिपल लेवल बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट है, आपको पर्सनैलिटी ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करना है। कॉन्शियसनेस, एग्रीबलनेस, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अच्छा चलिए बताइए, तो बहुत इजी होना होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा एक बात बताइए, एक्सट्रोवर्जन कौन होते हैं? जो बड़े खुले होते हैं, बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो वो तो आउट गोइंग वाले होंगे ना मैम, एकदम खुले दिल के, कहीं भी घुल मिल जाते हैं किसी के साथ भी। ओपननेस टू एक्सपीरियंस कौन होते हैं? क्रिएटिव लोग, जो हमेशा हर नई एक्सपीरियंस को सीखना चाहते हैं, खुल के स्वागत करते हैं नई चीजों का, वो लोग होते हैं क्रिएटिव। तो यहाँ पे डी का थर्ड हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ। अब ऑप्शंस क्लियरली विजिबल है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि सी का मैंने फर्स्ट लगा दिया था, ये रहा। और डी का मैंने थर्ड लगा दिया था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका एग्रीबलनेस, जो कि लोग बहुत केयरिंग लोग होते हैं, ये लोग दूसरों की केयर बहुत करते हैं। और कॉन्शियसनेस वाले होते हैं जो डिपेंडेबल होते हैं। ठीक है, तो ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का वन और डी का थर्ड। ये पढ़ लीजिए, बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट। ओपननेस, जो हमेशा क्रिएटिव होते हैं, हमेशा नई चीजें सोचते हैं। कॉन्शियसनेस वाले कौन से होते हैं? कंसाइटनेस वाले कौन से होते हैं? जो ज्यादा टास्क पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े एक्स्ट्रा अटेंशन देके हर चीज काम करते हैं। एक्सट्रोवर्जन कौन होते हैं? जो खुले होते हैं, लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की बहुत इनको आदत रहती है। एग्रीबलनेस होते हैं जो कि इंटरेस्ट दिखाते हैं लोगों के अंदर, बड़े हेल्पफुल नेचर के होते हैं। एक होता है न्यूरोटिसिज्म, जो होते हैं जिनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बेचारे दिमाग से बहुत इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये फाइव बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे। अब बात करते हैं, ब्लेक एंड मॉर्टन रिकॉग्नाइज द फोर लीडरशिप स्टाइल, वन ऑफ देम इज ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल। तो ऑटोक्रेटिक कौन से होते हैं बेटा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑटोक्रेटिक वो होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंसर्न ओनली विद द डेवलपिंग एंड एफिशिएंट ऑपरेशन, यानी उनको सिर्फ प्रोडक्शन से लेना देना है, उनको उनके जो काम कर रहे हैं कंपनी में उनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो होते हैं ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये रहे ना, ये पूरा चार्ट आप लोग देख लीजिए, ब्लैक एंड माउंटेन का, जिसमें आपका सबसे पहले होता है कि कंसर्न लोगों के लिए कितना है और प्रोडक्शन के लिए कितना है। ठीक है, तो जो इम्प्रूविस्ट स्टाइल होता है, ना तो उनको प्रोडक्शन से मतलब है ना उनको पीपल से मतलब है। ठीक है, वही जो प्रोड्यूस और पेरिश स्टाइल वाले होते हैं, उनको प्रोडक्शन का ज्यादा चिंता होती है कि प्रोडक्शन जो है वो बेटा क्या हो, ज्यादा अच्छे से हो, लोगों से मतलब नहीं है। कंट्री क्लब वाले कौन से होते हैं? कंट्री क्लब वाले जो लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, और टीम स्टाइल जो दोनों ही, प्रोडक्शन का भी देखेंगे और पीपल का भी देखेंगे। इसे ये चार्ट पूरा करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम। थॉमस कॉकरेन, ये एंटरप्रेन्योरल थ्योरी है। लॉटस लोकस ऑफ एंटरप्रेन्योरल थ्योरी, मैकलेंड और मैक्स वेबर। तो हमें दो तो पता है, मैकलेंड का पता है कि नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी इसने दी थी। ठीक है, और मैक्स वेबर थ्योरी का हमें पता है कि ये जो है वो रिलीजियस बिलीफ को मानता है। तो रिलीजियस बिलीफ जहां पे आ गया वो आपका मैक्स वेबर हो गया, और नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी इसकी आ गई। तो सी का फोर्थ और डी का सेकेंड, सी का फोर, डी का तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थॉमस कॉकरेन ए की थ्योरी क्या बोलती है कि ऐसा जो इन्वायरमेंट है जहां पर इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, उससे उनको कितना इफेक्ट होता है। ठीक है, भाई इन्वायरमेंट का इफेक्ट तो होगा ही होगा लोगों के में। ठीक है, फिर दूसरा है रॉटर्स का लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता है कि आपका कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस एक पर्सन के अंदर। ठीक है, तो आपका ये लग गया। वैसे यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, एंटरप्रेन्योर थ्योरी नहीं आती है। आप वैसे मोटिवेशन लीडरशिप थ्योरी करके जाइएगा, दैट्स एनफ, बट कहीं भी आ सके तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, वर्क शेड्यूल्स एंड इंसेंटिव्स एंड नंबर ऑफ पीपल्स। देखिए जहां पर भी किस तरीके का कंडीशन है, कितने टाइम, 9 to 5 जॉब है, 9 to 10 जॉब है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, इंसेंटिव्स आपको कितने दे जा रहे हैं, ये बेटा जॉब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है मैम? जॉब कॉन्टेक्स्ट के अंदर, याद रखिएगा। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? आपके बारे में, यानी जो कैंडिडेट आया है उसके अंदर कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्या चीज है, वो सारी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन, वर्क शेड्यूल्स के बारे में बात करें तो जॉब कॉन्टेक्स्ट लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव मेंटरिंग रिक्वायर्स ट्रस्ट एंड द लेवल ऑफ ट्रस्ट रिफ्लेक्ट्स द मेंटर्स। यानी अगर आप एक चीज मुझे बताइए,
कोई मेंटर है आपसे सीनियर है, तो आप उस पर ट्रस्ट किस चीज पे करोगे, आप बताओ। मैम कॉम्पिटेंस पे करेंगे कि उसके अंदर इतनी स्किल्स है कि नहीं है, वो आज हमारा मेंटर बन के बैठा हुआ है, वो कंसिस्टेंस है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, कम्युनिकेशन एबिलिटी उसकी अच्छी है, हमसे बातें अच्छी तरीके से कर रहा है, कंट्रोल शेयरिंग है उसके अंदर, यानी हमें भी पार्टिसिपेट डिसीजन में इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें तो आप देखते हो कि मेंटर का कॉम्पिटेंस कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज, उसका कंट्रोल शेयर रेडीनेस, यानी वो अपने डिसीजन में हमें इन्वॉल्व करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज रिलेटिंग टू द कॉम्पिटेंसीज। वही मैंने अभी आपको बताया है कि कॉम्पिटेंसीज के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आती हैं। बेटा ऑर्गेनाइजेशन आता है, एनालिसिस आता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, यानी A C D, ऑप्शन नंबर ए। एनालिसिस बिल्कुल आएगा, किस तरीके से सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं आपके मेंटर्स, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, यही तो एक मेंटर के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो A C D यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर ऐसे कौन सा ट्रू है जिसमें इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटेंसिव का मतलब बहुत सारे आउटलेट्स में आपका सामान बेचा जाता है, तो कस्टमर्स मॉडरेट इन नंबर नहीं मैम, हम लोग इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा सेल कर रहे हैं कि कस्टमर जहां पे ज्यादा हो, लार्ज बेस हो, तो मॉडरेट गलत हो जाएगा। वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज, बिल्कुल मैम वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज होना चाहिए। कस्टमर्स आर ब्रांड कॉशियस, बेटा ब्रांड कॉशियस होंगे तो आपकी दुकान से खरीदेंगे भी नहीं वो डे टू डे वाली चीजें, फिर वो तो शोरूम में ही जाएंगे, ये तो गलत हो गया। मास एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल मैम करेक्ट है, मास एडवर्टीजमेंट करनी बहुत जरूरी है। प्लीजेंट शॉपिंग कंडीशन, बेटा ये प्लीजेंट शॉपिंग कंडीशन जो होती हैं वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आती, ये तो फिर शोरूम्स में ही जाके वहां पे शॉपिंग की जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी और डी सही होगा खाली बस। ठीक है, यानी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपके जो आसपास के बेटा जो स्टोर्स होते हैं, छोटे मोटे मॉल्स होते हैं, वहां की बात करी जा रही है, तो वहां पे कस्टमर्स ज्यादा आए, वहीं पे आप बेच सकते हो ज्यादा सामान, मार्केट कवरेज ज्यादा होना चाहिए, मास एडवर्टीजमेंट हो। ठीक है ना, तो ये इसीलिए आपका बी और डी सही हो जाएगा। प्लीजेंट शॉपिंग कंडीशंस तो बहुत अलग हो गई, वो तो यूनिकनेस वाली चीज है। तो आज का सेशन यही तक था, और बाकी आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।